वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम चर्चा करेंगे डिस्पोजिटर की, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में, उसका एक एप्लीकेशन दिखाएंगे। ये एक जातक की कुंडली है। अभी फ्रिक्वेंटली उनका कहना है तबीयत भी खराब थी और कंटिन्यूसली जो है एक्सीडेंट्स में वो बार बार कहीं ना कहीं उनके साथ एक्सीडेंट हुए जा रहे। तो क्या ऐसा हो रहा है इस चार्ट के अंदर जो कि इस इवेंट को बार बार करा रहा है? ठीक है, पहले मैं आपको दशा दिखाऊंगा, दशा के बाद फिर मैं डिस्पोजिटर के ऊपर भी लेके चलूंगा। दशा जो है वो इनके ऊपर चल रही है गुरु की। गुरु में अंतर दशा है वो है शुक्र की, उसमें प्रत्यंतर दशा है वो है केतु की। इसको हम कैसे रीड करेंगे? इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड और साथ साथ गुरु की दूसरी राशि जो है वो है फिफ्थ हाउस का, यानी कि सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। चाहे तो इसको यहां पे लिख देते हैं, सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड की दशा की है ये महादशा में 2 और 5। इसके बाद शुक्र जो है वो कहाँ के लॉर्ड है? वो लॉर्ड है इस कुंडली में सेवंथ हाउस के और ट्वेल्थ हाउस के। ये कंप्लीट हुआ इनका 7 और 12 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बाद केतु। केतु कहां पे बैठे हुए हैं? वो अष्टम भाव में बैठे हैं और बुध को साथ में लेकर ही बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं केतु के कारण जो दशा काउंट होगी, इसको या तो हम काउंट करेंगे 8th हाउस या फिर हम इसको काउंट करते हैं केतु के साथ कनेक्टेड होना बुध का। इसको क्या बना देगा? इसको बना देगा 8th हाउस और 11th हाउस। 8th हाउस और 11th हाउस, ये है दशाएं। तो इसके अंदर जो कुछ कॉम्बिनेशन है उसको समझ लीजिए। 2 7 12 या 2 7 8, ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड हाउस जो है ये क्या है? ये मारक स्थान मानते हैं हम, थर्ड हाउस से 12th। दूसरा जो 7th हाउस है वो 8th हाउस से 12th होने के कारण मारक स्थान माना जाता है। तीसरी चीज ये कि शुक्र ना सिर्फ की लॉर्ड है 7th हाउस का, बल्कि वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है। और हमेशा जिसकी अंतरदशा चल रही हो उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अब शुक्र की दशा तो बहुत लंबी चली, ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ 4 दिन का ग्रह है, क्योंकि अंतरदशाएं लंबी होती हैं। तो यहां पर 7 और 12 का कॉम्बिनेशन, 2 7 या 2 12 का कॉम्बिनेशन तो काफी लंबे समय से चल रहा है। अब इसमें केतु की एंट्री हुई। केतु की एंट्री जो हुई है वो कहीं ना कहीं 8th हाउस को, 8th हाउस का मतलब है बदलाव को, या फिर कह सकते हैं अनसर्टेनिटी को बढ़ा रही है। ये तो हमें ऊपर से दशा दिखा रही है, लेकिन इस दशा में हो क्या रहा है अब इसको समझने की जरूरत है। इसमें काम करेगी डिस्पोजिटर की थ्योरी, क्योंकि एक्सीडेंट्स वाली चीजें क्या है? अचानक हो रही हैं, सडननेस के साथ हो रही हैं। सबसे छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं 8th हाउस अनसर्टेनिटी जागृत है। साथ ही साथ अगर हम देखें जुपिटर को ध्यान से देखें, जुपिटर की राशि कौन सी होती है? एक होता है 9 नंबर की राशि, एक होती है 12 नंबर की राशि। जो काले रंग से लिखा है लगन कुंडली में राहु इस कुंडली में गुरु की राशि में मौजूद है यानी कि गुरु जो है वो राहु का भी प्रभाव देंगे ही देंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं से ये अचानक होने वाले इवेंट्स जुपिटर के साथ कनेक्टेड है। डिस्पोजिटर थ्योरी, राहु क्योंकि गुरु की राशि में मौजूद है, इस कारण से राहु के भी प्रभाव कहीं ना कहीं गुरु की दशा में देखने को मिलेंगे। अब हम देखें शुक्र में। शुक्र के अंदर कोई भी ग्रह मौजूद नहीं था 7 नंबर में, और लगन कुंडली में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है शुक्र के जो राशि है 2 नंबर उसके अंदर। इसका मतलब है कि शुक्र के ऊपर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं है। वो फ्रीली किसके रिजल्ट करेगा? वो फ्रीली रिजल्ट करेगा आपके 7th हाउस का और 12th हाउस का, क्योंकि अब उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। उसके घर पे कोई भी जाके नहीं बैठा, वो अपने जो हाउसेस हैं उसके रिजल्ट्स को देगा ही देगा। तो यहां पे शुक्र के रिजल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई भी ग्रह मौजूद नहीं था। इसके बाद केतु। केतु जो है वो कनेक्ट है पूरी तरीके से बुध के साथ। अब
ये जो बुध है या ये जो केतु है, जिसके डिस्पोजिटर कौन है? इसका डिस्पोजिटर में एक तो शुक्र आ गया जो कि 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। दूसरा इसके डिस्पोजिटर में कौन है? सूर्य है। सूर्य भी अपने आप में कैसा ग्रह है? क्रूर ग्रह है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। केतु वर्क कर रहा है बुध की तरह, क्योंकि बुध की राशि में बुध के साथ मौजूद है। ऐसी परिस्थिति में ये जो है इसके डिस्पोजिटर शुक्र और सूर्य, सूर्य क्रूर ग्रह होने के कारण और शुक्र जो है वो 7th और 12th हाउस के लॉर्ड होने के कारण ये दशा में एक चीज परेशानी का कारण बन रहे हैं। ये तो हुई ऊपर ऊपर से चीजें। अब सवाल ये उठता है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या तबीयत खराब हो रही है, ये इस कुंडली में कैसे नजर आता है? क्या गुरु का कोई कॉम्बिनेशन है जो इन चीजों को दिखा रहा है? इसको ध्यान में देखने के लिए हम अब लेंगे गोचर कुंडली को। ये जो बनाई है ये तो चंद्र कुंडली है, ये अभी समझाने में काम आएगी। अभी हम पहले इस पे चलते। गोचर कुंडली में देखें इस समय तो ये जो सबसे छोटा सा जो दिख रहा है जिसका पीरियड चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट किससे है? 1st हाउस के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब जहां से वो बैठ के चल रहा है उसके ऊपर तो सीधे प्रभाव करना ही करना है। तो जो सबसे छोटी जो दशा चल रही है वो हेल्थ वाले पॉइंट पे कनेक्ट होके चल रही है, तो ये पहली कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन क्या है? शुक्र को देखिए, जो सेकंड वाला है शुक्र, वो कहां से चल रहा है गोचर में? अभी वो चल रहा है कहीं ना कहीं इनके 2nd हाउस से कनेक्ट होकर। 2nd हाउस क्या है? मारक स्थान है, तो वो भी प्रभाव क्या लिए हुए चल रहा है? मारक स्थान का प्रभाव लिए हुए चल रहा है। तो हेल्थ के ऊपर फिर मारक स्थान वाला प्रभाव, ये दोनों चीजें हो रही। जुपिटर जो है वो एट द सेम टाइम किन एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है अपने एस्पेक्ट से? एक तो ये बुध की 3 नंबर की राशि, यहां पे बैठ के गुरु इन सबको एक्टिवेट कर रहा है, और साथ ही साथ गुरु की एक एस्पेक्ट जो है वो 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रही है। गुरु की दृष्टि जो है इनको एक्टिवेट कर रही है। इस कारण से भी ये चुनौतियां यहां पे देखने को मिल रही हैं। तो ये तो हुई एक ऊपर ऊपर की चीज। अब दूसरा, इस इवेंट को मैं आपको नवमांश से कनेक्ट करके भी समझाता हूं। ये डिस्पोजिटर थ्योरी का एक अलग ही केस है। इसमें क्या है? लगन कुंडली में ग्रह किसी भी राशि में बैठा हो उसको नोट करना है, उस राशि के स्वामी को नोट करना है। साथ ही साथ वो ग्रह नवमांश कुंडली में जिस भी राशि में बैठा हो उसको भी कहीं ना कहीं पे देखना जरूरी है। जैसे कि इस कुंडली में देखते हैं, जो ये ग्रह शनि है, रोग, चोट, दुख, परेशानी का जो ग्रह है ये शनि, ये बैठा है अपनी राशि में। तो पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया, वो हो गया खुद की राशि का शनि, ठीक है। दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि शनि नवमांश में किस राशि में बैठा है? तो शनि नवमांश में सूर्य की राशि में मौजूद है, ठीक है। शनि और सूर्य, ये दोनों कॉम्बिनेशन जैसे ही आपस में टच होंगे, ये दोनों ग्रह जब कभी भी गोचर में आपस में कनेक्ट होंगे और जब जब शनि बलवान होगा तब तब आपके साथ एक्सीडेंट या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की संभावना रखता है, ठीक है। पिछले साल भी आपके साथ ऐसा हुआ, इस साल भी हो रहा है। आगे जाने के बाद के जो 2.5 साल है वहां पे भी आपको प्रिकॉशन ही रखने पड़ेंगे हर उस पीरियड में जब ये महीने गुजरेंगे, जब सूर्य आपके जनवरी में 10 नंबर की राशि से गोचर कर रहे हैं। उस समय यही चीज हम करेंगे तब जबकि सूर्य 15 फरवरी से 11 नंबर की राशियों में गोचर किया करेंगे 2.5 साल बाद तक। वहां पे हम उस पीरियड को भी ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां पर हमें यह देखना है कि शनि अपनी राशि में बैठे थे, शनि, और शनि नवमांश लिए हुए थे सूर्य का। जब गोचर में ये कॉम्बिनेशन सूर्य और शनि का ये कॉम्बिनेशन जैसे ही आपस में लिंक हुआ है, इसने सबसे पहला काम क्या किया? इसने सबसे पहले शनि को एक्टिव कर दिया। शनि के एक्टिव होते ही इसकी 3rd एस्पेक्ट, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड है, 3rd एस्पेक्ट 1st हाउस पर है और इसका 10th एस्पेक्ट जो है वो इसके लॉर्ड के ऊपर है। इसीलिए हेल्थ के स्वामी प्लस जो आपका लगन है उसको उसने हिट करके रखा, इसलिए हेल्थ के ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट आ गया। चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, शनि जो है वो कहां के रिजल्ट करने के लिए बैठा है? 12th हाउस के। तो 12th हाउस के लिए जब वो बैठे हैं तो वहां से शनि मालिक भी किसका है? कहीं ना कहीं 1st हाउस का लॉर्ड है और 12th में बैठा है। तो उसने भी इसी काम को कहीं ना कहीं अंजाम दे दिया। इसके साथ साथ
ये कॉम्बिनेशन और किस किस चीज को एक्टिवेट कर रहा है, अब इसको भी समझ सकते हैं आप। देखिए यहां पे बुध के साथ सूर्य, शुक्र, बुध और केतु, ये 4 ग्रह कनेक्ट हैं। ठीक है, लगन कुंडली में ये कहां बैठे हैं, ये बुध की राशि में बैठे हैं। इसके बाद अगर इन्हीं को उठाया जाए और देखा जाए कि बाकी इनमें से प्लैनेट्स कहां कहां पे जाके बैठे हैं, तो इसको समझिए। सूर्य कहां पे जाके बैठे हैं नवमांश के अंदर, 8 नंबर में, यानी कि बुध और मंगल। सूर्य जो है उसका स्वामी यहाँ पे 3 नंबर बुध, और नवमांश में उसके स्वामी कौन है, मंगल। तो जब कभी भी यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन हो जाए मंगल और आपके बुध का, ऐसे कंडीशन में सूर्य जो है ये 10th हाउस सर्विस वाले काम जो है वो एक्टिवेट होते हैं। इसी तरीके से जिस समय इस कुंडली में बुध कनेक्ट हो जाएंगे, मान लीजिए मुझे देखना है किसका, बुध का ही रिजल्ट देखना है, तो जब बुध और शुक्र कनेक्ट होंगे, बुध और शुक्र कनेक्ट होंगे, ऐसे परिस्थिति में आपको लाभ और परिवर्तन, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। इस समय के गोचर में अगर हम देखें तो कौन कौन कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे मंगल और शुक्र कनेक्ट हुए हैं। अब ये देखिए कि मंगल की राशि में कोई ग्रह बैठा है क्या, मंगल खुद बैठा है। मंगल की दूसरी राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा, वो नवमांश के अंदर है। फिर हम ये देखेंगे कि मंगल की राशि में जो ग्रह बैठा है वो किस नवमांश में बैठा है। जैसे कि मंगल चंद्रमा के नवमांश में बैठा है, तो यहां पर कोई इवेंट क्रिएट करने वाले प्लैनेट्स नहीं बन पा रहे। इसी तरीके से आपको हमेशा जो गोचर है उसको यहां से पहले इस तरीके से लगाना होता है, फिर वो कहां कहां के मालिक हैं उसको ध्यान रखना है। इवेंट के एक्टिवेशन को इस बात पे ध्यान रखना है कि राशि कहां है उसकी और नवमांश में उसका राशिपति कौन है। ये दोनों डिस्पोजिटर जब भी मिलेंगे तब वो इवेंट एक्टिवेट होगी। ये पूरे के पूरे पीरियड तक चले ऐसा नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो चल रहा है ये 1 मंथ का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे आपको 1 मंथ बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। इवेंट को डिस्टर्ब कौन कौन कर रहा है, बेसिकली तो सूर्य का गोचर है जिसने आके शनि को एक्टिव कर दिया, इसीलिए उपाय मैंने आपको सूर्य का करने को दिया है। दूसरी कंडीशन यह है कि मंगल का अगर हम उपाय करते हैं तो भी हेल्थ का, क्योंकि वो लॉर्ड है और खुद मंगल और साथ साथ वो स्वामित्व रखना, इस कारण से मैंने आपको सूर्य और मंगल के उपाय करने को बोला है। और आई विश यू कि आप बहुत जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगे। धन्यवाद।